चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है और आशा ये की जा रही थी कि चुनाव आएगा तो जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, डंके की चोट पर अपनी 56 इंच की तथाकथित छाती को पीटेंगे और कहेंगे ये मैंने काम किया है, इस पर मुझे वोट दीजिए। पर यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। चुनाव के मुहाने पर आकर देश खड़ा है, चुनाव की दहलीज पर आकर देश खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी अपना काम तो भूल जाइए, प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मैनिफेस्टो, हमारे इस न्याय पत्र के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जो बोल रहे हैं हमारे न्याय पत्र से बोल रहे हैं, तो पहले तो आप सब प्रबुद्ध मूर्धन्य पत्रकारों के सामने मैं वाकई में हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूं, थैंक यू मोदी जी कहती हूं। आपने इतनी चर्चा हमारे घोषणा पत्र की कर दी कि बिना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ रहा है, हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, लाखों डाउनलोड हो रहे हैं और कुछ बातें जो उन्होंने उसके बारे में कही है उसकी अभी मैं यहां पर कलई खोलनी जरूरी समझती हूं। लेकिन वो करने से पहले मैं कुछ बातें जो प्रमुखता से हमारे घोषणा पत्र में है उस पर चर्चा करूंगी। हम लोग अपनी बात पहले करते हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर कांग्रेस को ही कोसना था, अगर नेहरू का ही नाम लेना था, अगर इंदिरा जी को ही कोसना था, तो सत्ता में झुंझुना बजा रहे थे क्या मोदी जी? इसलिए पहले हम अपनी बात करेंगे, हमारा ये मैनिफेस्टो और ये कैसे तैयार हुआ। श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की 4500 किलोमीटर की पदयात्रा करी। वो इस देश के हर वर्ग से, महिलाओं से, पुरुषों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सैलरीड क्लास से, बिजनेसमैन से, हर जात, हर संप्रदाय, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों से मिले। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। उस मणिपुर को जिसको जलते हुए 11 महीने हो गए, लेकिन जब जब वहां जाने का वक्त आता है, प्रधानमंत्री के 8,500 करोड़ के हवाई जहाज का ईंधन खत्म हो जाता है और वहां पर भी वो लोगों से मिले। उसके बाद दिसंबर में हमारी घोषणा पत्र की समिति बनी। उन्होंने भी जाकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोगों से, अलग अलग वर्गों से, समुदायों से, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से चर्चा की। उन सबका मेल जोल, जो लोगों ने हमें अपनी अपेक्षाएं बताई, अपनी आशंकाएं बताई, अपनी जो दिक्कतें बताई और जो अपनी आकांक्षाएं बताई कि उनकी क्या अपेक्षा है सरकार से, वो क्या चाहते हैं, वो किस दिशा में इस देश को, किस दिशा में अपने भविष्य को ले जाना चाहते हैं, उसके मूलभूत आधार पर ये 46 पृष्ठ का 15,329 वर्ड का ये घोषणा पत्र आपके सामने है, न्याय पत्र। और इसको न्याय पत्र भी हमने बहुत सोच समझ के कहा। 10 साल एक ऐसी सरकार है जिसने हर वर्ग के साथ अन्याय किया। हर उस समस्या का जिसका निर्माण नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे उनके तत्वावधान में उनके कारण हुआ, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे वो गरीबों का निरंतर गरीब बनना हो, अमीरों का निरंतर अमीर बनना हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो किसानों की बदहाली हो, चाहे वो श्रमिकों के पैरों के फफोले हो, उन सब का समाधान है इस न्याय पत्र में। और इसलिए हमने अन्याय के खिलाफ एक न्याय पत्र निकाला। मैं 5 प्रमुख स्तंभ की बात कर देती हूं। 5 प्रमुख स्तंभ हमारे युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय है। युवा न्याय क्या है? 65% इस देश का युवा 35 वर्ष से आयु में कम है। अगर इस देश में आप पत्थर कहीं मारिए और पूछिए समस्या क्या है, तो नंबर 1 से नंबर 10 की समस्या बेरोजगारी है। और बेरोजगारी इतनी भयावह है कि हर घंटे इस देश के 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के चलते, बेरोजगारी के चलते उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तो हमारा घोषणा पत्र कहता है कि सरकार बनते ही जो 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं उनको हम भरेंगे। हमारा घोषणा पत्र कहता है कि जो डिग्री और डिप्लोमा धारक हैं उनको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत 1 लाख की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मतलब 8500 रुपए महीना। हमारा घोषणा पत्र यह कहता है कि पेपर लीक के चलते जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो जाता है उसके खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनेगा कि रूह कांप जाए पेपर लीक करने वालों की।
पेपर लीक उत्तर भारत में, यहां तक कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों में बड़ी भयावह समस्या है। बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप पेट काट के पढ़ाते हैं, गाजर मूली की तरह ट्रेनों में भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो उस समस्या के निवारण के लिए पेपर लीक बनेगा, कानून बनेगा उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात हमने जो युवाओं के लिए की है, और वो स्पेशली जो अर्बन एरियाज के युवा हैं, भोपाल में इस बात का उल्लेख करना जरूरी है, एजुकेशन लोन। जिस एजुकेशन लोन को चुकाते चुकाते कुछ साल बीत जाते हैं और किन्हीं कारणों के चलते लोग एजुकेशन लोन नहीं कर पाए हैं, उसका एक अवधि के अंतर्गत हम उस एजुकेशन लोन को माफ करेंगे। और हमने एक संकल्प किया है कि सेना को हम भाड़े पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलने देंगे। सरहद को सुरक्षित करने का जो काम करता है उसका सम्मान होगा। उसका पिता आर्मी में है और उसको 24 साल में रिटायर हम नहीं करने देंगे। इस देश में 73 साल का प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांग रहा है और 24 साल के युवा को रिटायर कर रहा है। तो अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करेंगे और पुरानी जैसी नौकरियां बहाल होती थी उसकी बहाली होगी, उस तरह से नियुक्ति होगी। ये युवाओं की बात हो गई। अब मैं नारी की बात करना चाहती हूं। इस देश में आधी आबादी को जब तक पूरा हक नहीं मिलेगा, ये देश ना खुशहाल हो सकता है ना समृद्ध हो सकता है। हम लोगों ने एक सर्वे किया और हमारे पास जो फीडबैक आया वो ये था कि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनके हाथ में पैसा जाना चाहिए। और इसलिए महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत, एक ऐसी योजना जो हम कर्नाटका में भी चलाते हैं और तेलंगाना में भी चलाते हैं, हम गरीब वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल, मतलब 8500 रुपए प्रति महीने देने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी और जैसा कि मेरे नेता कहते हैं, खटाखट 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 ये पैसा जो है लोगों के अकाउंट में, गरीब महिलाओं के अकाउंट में आएगा। यही नहीं, जो युवा हैं, जो सपने देखती है सरकारी नौकरी करने के, नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण लड़कियों के लिए होना चाहिए। आप जितनी लड़कियों को काम में, जितनी लड़कियों को सार्वजनिक जीवन में, जितनी लड़कियों को वर्कफोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में लाएंगे, उतना सुरक्षित ये समाज उनके लिए होगा। उनको नीति निर्माण की पोजीशन में बिठाकर देखिए, अगला कोई व्यक्ति उनके ऊपर यौन शोषण नहीं कर पाएगा और लड़कियों को सड़कों पर बैठकर न्याय नहीं मांगना पड़ेगा और आरोपी को मोदी जी अपनी गोदी में नहीं बिठा पाएंगे। तीसरी बात मैं करना चाहती हूं किसान न्याय की। इस देश ने वो सरकारें देखी हैं जिन्होंने एक किसान की मृत्यु हो जाने पर इस्तीफे दिए हैं। इस देश ने अन्नदाताओं की सम्मान करने वाली सरकारें देखी है, लेकिन इस देश ने 10 साल में वो सरकार भी देखी है जिसके चलते 700 किसानों की शहादत होती है और मान्यवर कहते हैं मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे। हमने वो सरकार भी देख ली जब किसान दिल्ली आना चाहते हैं तो उनकी सड़कें खुदवा दी जाती हैं, उनकी सड़कों में कीलें गड़वा दी जाती हैं, उनको आतंकी मवाली तो कहा ही जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। और ये वही किसान है जिनके बेटे सरहद पे इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो किसान क्या मांग रहे हैं? किसान एमएसपी मांग रहे हैं और एमएसपी की कानूनी गारंटी हम देकर रहेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा एक वादा है। ये हमने अपने कुछ राज्यों में करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। हम किसान को जीएसटी से मुक्त करेंगे। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि के उपक्रम जो जीएसटी के अंतर्गत वसूली हो रही है किसान से, उनको मुक्त करेंगे। और हम 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं लेकिन किसानों की कर्जा माफी जरूर करेंगे। 16 लाख करोड़ जो मित्रों की कर्जा माफी हुई, अगर वो पैसा किसानों पे लगा होता तो 25 बार आप किसानों की कर्जा माफी कर सकते थे, लेकिन इस सरकार ने नहीं की। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, थोड़े दिनों की बेला है, चली चलेगी। अब हम वो करके दिखाएंगे। श्रमिक, और आप सब लोग जानते हैं कि जो जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट ऐसे गिग वर्कर्स होते हैं जो 10 मिनट में आपके घर खाना पहुंचा देते हैं, चाय की पत्ती खत्म हो गई, चाय की पत्ती पहुंचा देते हैं। कभी किसी ने सोचा अगर इनको चोट लग जाए तो इनके परिवारों का क्या होगा? अगर 6 महीने के लिए टांग टूट गई तो इनके परिवारों का भरण पोषण कैसे होगा? क्या है इनकी सामाजिक सुरक्षा? और गिग वर्कर्स बहुत सारे हुए हैं, तो गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कानून लाएंगे। जिस मनरेगा से हमने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी, उसका न्यूनतम मानदेय 400 रुपए करने जा रहे हैं। और 25 लाख की एक हेल्थ योजना, एक हेल्थ बीमा योजना जैसी राजस्थान में हम चलाते हैं,
चल आप जो हमने शुरू करी थी अभी भी चल रही है, उसको जरूर लाएंगे, जिसमें इलाज, दवाई, टेस्ट, डायग्नोस्टिक सब हो सके। और अंत में मैं जरूर बात करूंगी हिस्सेदारी की। हिस्सेदारी क्या है? हिस्सेदारी के बारे में बड़ा भ्रम भी फैलाया जा रहा है। हिस्सेदारी को लेकर खासे परेशान है मोदी जी, वही एक मैनिफेस्टो में हमारे उनको बात दिख रही है। क्या है हिस्सेदारी? हिस्सेदारी दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ों, जो हाशिए पर लोग हैं, उनको सम्मान मिले, उनको आगे आने का मौका मिले, ये तो है ही। लेकिन हिस्सेदारी का एक बहुत बड़ा पहलू जिस पर भ्रमित किया जाता है वो ये भी है कि सामान्य वर्ग के जो गरीब है, जो हाशिए पर है, उनको भी न्याय मिले, उनको भी कानूनी सुरक्षा मिले, उनके भी लोगों को राहत मिले। और इसीलिए हिस्सेदारी जरूरी है। अगर आपकी भगवान न करे टांग में चोट आ जाए तो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाएगा या क्रेप बैंडेज से इलाज करेगा या सिर्फ फिजियोथेरेपी कराएगा, इसका पता एक्सरे से चलता है। और वही एक्सरे है ये। और इस एक्सरे का नाम सुनकर हाड़ काट गई है नरेंद्र मोदी जी की। जब एक्सरे करेंगे तभी पता चलेगा ना, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी पूरी टूटी है, लिगामेंट रप्चर हुआ है, वही है ये एक्सरे। अभी तो हमने ये कहा ही नहीं है हम आगे क्या करेंगे, उसके बावजूद परेशान है। तो हिस्सेदारी बिल्कुल होनी चाहिए। 80-85% आबादी और रिप्रेजेंटेशन 4-5% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, IITs में, IIMs में। क्या एक वर्ग इस देश का कमतर है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या उस वर्ग को आगे आने का मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच की बढ़ती खाई को पाटना चाहिए? बिल्कुल पाटना चाहिए। और उसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, अब मैं उस पर चर्चा कर लेती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना इलेक्शन प्रचार शुरू किया तो उनको हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप नजर आई। और कुछ बातों को खुद से बोल देना चाहिए, मैं आपके सवालों का इंतजार भी नहीं करूंगी। 46 पृष्ठ का ये मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द हैं। हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, चाहिए तो PDF अंग्रेजी हिंदी दोनों का भेज देते हैं, Ctrl+F करिएगा। अगर मुस्लिम शब्द सुनाई देगा तो भोपाल में मुझे आइंदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति आप लोग मत दीजिएगा। अगर एक भी मुस्लिम शब्द, मुस्लिम लीग शब्द आपको इसमें दिख जाए, और अगर नहीं दिखेगा तो अगले बीजेपी नेता को जरूर बोलिएगा कि इसमें ढूंढ कर वो शब्द दिखाए। उनको मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है, इसमें मुझे युवाओं की छाप नजर आती है, इसमें किसानों की छाप नजर आती है, इसमें श्रमिकों की छाप नजर आती है, इसमें गलवान के उन 20 शहीदों की छाप नजर आती है जिनके लिए मोदी जी कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें उन 2 किसानों की छाप नजर आती है जो हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें उन महिलाओं की छाप नजर आती है जो आपसे न्याय मांगती है। इसमें मुझे हाथरस की गुड़िया की छाप नजर आती है जिसको 2:30 बजे रात को जला दिया गया। मुझे इसमें इस देश की छाप नजर आती है, विभिन्न भाषाएं बोलते हुए लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग संस्कृति के लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग वेशभूषा की छाप नजर आती है, लेकिन वो सारे दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कते हैं, उनकी छाप नजर आती है। तो ये जो कुत्सित प्रयास उन्होंने किया, चिपका नहीं, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के क्या बोला? अब एक नया भ्रम फैलाया है, ये नया आया है मार्केट में। कांग्रेस आपसे आपका पैसा ले लेगी और वो बांट देगी। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में है, और एक बात शायद प्रधानमंत्री जी को नहीं कहनी चाहिए थी, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने 10 साल में अपने पद की कोई खास गरिमा तो रखी नहीं है, तो उनसे कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी कि ये चुनाव आएगा और उनके मुंह से फूल झड़ेंगे। एक शब्द उनको नहीं यूज करना चाहिए था। और एक ब्याहता होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी, मंगलसूत्र उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर दाम्पत्य के सूत्र की आप इज्जत और सम्मान नहीं करते हैं तो आप मंगलसूत्र को नहीं समझ सकते हैं। मंगलसूत्र एक सोने की चेन नहीं है, मंगलसूत्र वो प्रतीक है दाम्पत्य के उस सूत्र का जिसको ब्याहता पहनती है और जीवन पर्यंत एक विवाह के संबंध में बंधती है। हम उस देश के लोग हैं जहां की संस्कृति कहती है डोली आती है और अर्थी उठती है। आप मंगलसूत्र के नाम पर झूठ बोलेंगे। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने तो किसी का पैसा लेकर किसी और को नहीं दिया। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, लेकिन क्या किसी की जेब से एक नया रुपया निकाला? हमने गरीबों को अमीर बनाया, गरीबों को गरीबी से निजात दिलाई, हमने अमीरों को और भी अमीर बनाया। यह सच है कि कांग्रेस की सरकार में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल्स बने,
कांग्रेस की सरकार में लखपति करोड़पति बने। कांग्रेस की सरकार में 27 करोड़ लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे थे उनको हमने ऊपर उबारा। और ये कैसे किया? ये सही नीतियां, सही नीति निर्माण से, सही नियत से हमने ये करके दिखाया। एक छोटी लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने लंबी लकीर खींच देना जरूरी होता है। और लंबी लकीर खींची जाती है सही नीति निर्माण से। क्या समस्या है मोदी जी को? क्या समस्या है उनको हमारे इस मैनिफेस्टो से? अगर हम गरीबों के हक की बात करते हैं तो क्यों उनके पेट में दर्द होता है? क्योंकि मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, 2 भारत बनाए हैं। एक भारत जहां पर उनका मित्र 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाता है, और एक दूसरा भारत जहां पर किसान 27 रुपए दिन के कमाता है। एक भारत जहां पर चकाचौंध ही चकाचौंध है, जहां पर जब शादी ब्याह होता है तो वो पेपराजी और दुनिया के वो लोग आते हैं कि आपकी आंखें फटी रह जाए। और एक वो भारत 20% जहां की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। अगर आप मार्केट में चले जाइए 2 ठंडी पानी की बोतलें ना मिले 46 रुपए में। 2 भारत जहां पर G20 के नाम पर स्वांग रचा जाता है और उसी दिल्ली शहर में गरीबों को ढकने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। 2 भारत जहां पर अपने मित्रों के लिए नीति निर्माण किया जाता है और जुमला दिया जाता है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। असलियत यह है हवाई चप्पल वाले को आपने ट्रेन में चलने से दूभर कर दिया है। पिक्चरें देखिए, फोटोज जो आजकल आ रही हैं, लड़के, बच्चे, युवा, स्त्री, पुरुष ट्रेन के डिब्बे तो छोड़ दीजिए, ट्रेन के टॉयलेट में भेड़ बकरी की तरह बैठकर चलने को मजबूर है। रेलवे को तबाह करने का काम आपने किया है। क्या किया आपने गरीबों के लिए? 5 करोड़ राशन दिया है मैंने, ये बड़ी उपलब्धि है आपकी। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि अगर 80 करोड़ को ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। और वही लोग जब कहते हैं राशन तो ठीक है, रोजगार की बात करो, तो आप मुंह फेर लेते हैं। दिक्कत क्या है? क्यों पेट में दर्द होता है गरीबों की बात करने पर? आज असलियत यह है कि गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी जी ने अपना चेहरा पूरे विश्व के सामने और दुनिया के सामने दिखा दिया है। अगर वो गरीब विरोधी ना होते तो वो सिर्फ और सिर्फ बताएं और हां या ना में जवाब दें। क्या आप गिनती करने का, क्या आप सामाजिक और आर्थिक गिनती करने का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? अगर हिम्मत है और अगर उस 56 इंच की छाती में चूहे का कलेजा नहीं है तो जरूर बताइएगा ये कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या उसका समर्थन करते हैं? सदन में कहते हैं मैं समर्थन करता हूं, इलेक्शन रैली में बरगलाते हैं। ये किस तरह की बातें हैं? क्या भाषा बोल रहे हैं मोदी जी? पहले फेज के बाद उनकी भाषा और उनके बोल ऐसे बिगड़े, अब देखिए दूसरे फेज के बारे में क्या बोलते हैं। असलियत यह है चुनाव हाथ से निकल चुका है। असलियत यह है बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। मोदी जी जहर उगल रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव आयोग मोदी जी को नोटिस नहीं देता है, बीजेपी के अध्यक्ष को नोटिस भेजी जा रही है। कोई सेरिलैक खाते छोटे से बेबी है क्या? छुई हुई है क्या इस देश के प्रधानमंत्री? विष आप उगलेंगे, जहर आप उगलेंगे, गलत बात आप करेंगे, नोटिस बीजेपी के अध्यक्ष को क्यों भाई? छुई मुई का पौधा है क्या? छुई देंगे तो कुमला जाएंगे। अरे इस देश के संस्थानों के ऊपर एक जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की। निष्पक्ष नहीं है तो निष्पक्षता का भ्रम तो रहने देते। नोटिस गई है नड्डा जी को, क्या तमाशा है भाई ये। और अंत में मैं एक बहुत ही प्रमुख बात करना चाहती हूं, क्योंकि एक नया शगुफा ये लाया गया बाजार में, और ये नया शगुफा है जिसको मोदी जी ने पहले झूठ बोला। उनका एक और दिक्कत है, मोदी जी झूठ बोल देते हैं, फिर सारी पार्टी को उस झूठ को दोहराना पड़ता है। अब नड्डा जी ने झूठ बोला। क्या झूठ है? कि कांग्रेस जो है वो SC ST आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे देगी। इससे 2 चीजें साफ है। इससे यह पूरी तरह से साफ है कि नरेंद्र मोदी बौखला गए, हताश है और अनर्गल बातें कर रहे हैं। और एक चीज और साफ है, और ये मैं कहना नहीं चाहती हूं उस देश के प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन 10 साल सिर्फ झुंझुना ही बजाया है। अगर 10 साल झुंझुना ना बजाया होता तो थोड़ी से नियम कानून का ज्ञान होता, जो नहीं दिखता है या ज्ञानता है। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस की सरकार ऐसा कर देगी। किसी कांग्रेस की सरकार ने ऐसी प्रस्तावना दी है? कोई ऐसा प्रस्तावित आपके पास आया है प्रपोजल किसी सरकार का? कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं? कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा। और आप प्रधानमंत्री रहते हुए ये भी नहीं जानते कि SC
ओबीसी के आरक्षण में जरा सा भी फेरबदल, जरा सा भी संशोधन राज्य सरकारें नहीं कर सकती है। यह संशोधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन कर सकते हैं। आपको यह भी जानकारी नहीं है? आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं इस देश के। कर्नाटक की बात करते हैं ना, कर्नाटक में मुसलमानों को 2B पिछड़े की श्रेणी में डाला गया, लेकिन यह हमने नहीं किया। ये 1974 में जो पिछड़ा आयोग वहां पर बना था, हवानूर जी की अध्यक्षता में, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर किया गया। और इसकी भी अब आप असलियत सुन लीजिए। आपके घटक दल के सहयोगी देवेगौड़ा जी दम्भ भरते हैं कि उन्होंने दिया था यह आरक्षण। 3 दशकों से है यह आरक्षण। पहले तो देवेगौड़ा जी से पूछिए, जिनको आप कल आप गोदी में बिठा के घूम रहे हैं, कि उनकी क्या मान्यता है इसके बारे में। और दूसरा, 3 दशकों से है, 30 साल से है। आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार रही, 10 साल से आप केंद्र में हैं, आपने इसकी मुखालफत कभी नहीं करी। आप कभी नहीं गए किसी न्यायालय में, तो झूठ क्यों बोलते हैं आप? और एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, ये क्या कहते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया? जी नहीं, बसवराज बोम्मई की सरकार ने एक प्रपोजल दिया कि यह आरक्षण खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और कहा संशोधन होने तक इस पर कुछ नहीं होगा, बड़ी फटकार लगाई। इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? आपकी बीजेपी की कर्नाटक की सरकार को, जिसको लताड़ के फेंक दिया कर्नाटक की 6.5 करोड़ की जनता ने, उन्होंने लिख कर दिया, बोला, सदन में बोला, कर्नाटक में लोगों को बरगलाने के लिए बोला कि हमने अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 से 17% करने की और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3 से 5% करने की एक प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा है। झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि पकड़ लिए जाते हैं। मोदी जी के ही सामाजिक न्याय के मंत्री नारायण स्वामी जी ने कहा सदन में मार्च 2023 में, ऐसा कोई प्रपोजल बीजेपी की तत्कालीन कर्नाटक की सरकार के पास से नहीं आया है। तो ऐसे बेधड़क होकर झूठ बोलते हैं। हार आपके सामने है और जरूर आप लोगों को बरगलाएंगे, जरूर आप बौखलाए हुए हैं, लेकिन झूठ तो ऐसे बोलिए कि थोड़ी थोड़ी देर पर पकड़े ना जाइए। मैं मध्य प्रदेश की ही बात कर लेती हूं। पिछली बार यहां पर थी, हमारी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आ पाया, उसका दुख भी रहा, उसका मलाल भी हुआ। 500 में सिलेंडर मिल रहा है सबको मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा दावा किया था। अभी मैं छत्तीसगढ़ में थी, मुझे लोगों ने पकड़ दिया, उन्होंने कहा आप पूछिए इनसे क्यों नहीं दे रहे हमें 500 में सिलेंडर। हमने कहा ना बगल वाले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं ना आपको दे रहे हैं, ये जुमला था, आप समझ नहीं पाए थे क्या? वहां पे एक महतारी बंधन योजना शुरू करने की बात थी, 5 महीने में 1 किस्त आई है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो यहाँ के लिए प्रॉमिस करी गई। एमएसपी आ गया, एमएसपी किसानों के पास। एमएसपी तो 3100 पे लेने वाले थे, बगल वाले छत्तीसगढ़ की तरह। आया क्या? तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसका समाधान, जिसका उत्तर लिखना जरूरी है और पता भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप लोगों को बरगलाने के लिए कुछ भी कहिए। आपकी यहां की सरकार ने 38 मुस्लिम जातियों को शामिल किया है आरक्षण में, तो क्या वो भी कांग्रेस की देन है? तो मेरा अपना मानना है कि इधर उधर की बातें करने के बजाय, म से मुर्गा, म से मछली, म से मीट ढूंढने के बजाय, जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री को म से महंगाई, म से महिला सुरक्षा और म से मणिपुर नजर आ जाएगा, वो अनर्गल बातें नहीं करेंगे। और मोदी जी से सिर्फ मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं, छोटे मुंह बड़ी बात, सब कुछ करिएगा, इस देश की ब्याहताओं का अपमान मत करिए। आप निभाएं या ना निभाएं, इस देश के करोड़ों लोग विषम परिस्थिति में दाम्पत्य सूत्र में बंध कर पति पत्नी एक दूसरे की ढाल बन के दाम्पत्य का बंधन निभाते हैं। और चाहे वो तागे का मंगलसूत्र पहने या सोने का पहने या चांदी का पहने, यह मंगलसूत्र उनके दाम्पत्य के जो सूत्र है उसका प्रतीक होता है। उसका असम्मान मत कीजिए और उस पार्टी से मत कीजिए जिसकी नेता ने अपने जेवर जंग के दौरान इस देश को दे दिए। उस पार्टी से मत कीजिए जिसने अपना सुहाग इस देश पे न्यौछावर किया है। अन्यथा बहुत, और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के बारे में मोदी जी जितना कम बोले उतना उनको शोभा देता है। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल आप लोग किसी मुद्दे पर करिए तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। एक एक करके ले लेंगे। हाँ, गौरव
राहुल गांधी के दौरे कम है, प्रियंका गांधी के दौरे कम, इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छी कोशिश आपने करी मुझसे अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों को जानने की, इसके लिए साधुवाद। आपके हाथ में कुछ चोट देखी, होप नथिंग सीरियस। कांग्रेस पार्टी 1.5 व्यक्तियों के मनमर्जी से नहीं चलती है जैसी भाजपा चलती है। हमारे यहां कौन कहां से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सीईसी करती है। और चुनाव जो भी होगा वो छुपकर कमरे में दुबक कर तो नहीं लड़ेंगे, खुलकर लड़ा जाएगा जो भी लड़ेगा। तो जैसे ही निर्णय होगा, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों को जरूर पता चल जाएगा, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो या अन्य कोई जगह हो। एक बात लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये है कि वो विंध्याचल के उत्तर में भी और विंध्याचल के दक्षिण में भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। मैंने तो बार बार कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत इतना मिला, 10 सालों में इतना प्यार मिला। दक्षिण चले जाएं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इतनी मोहब्बत करता है देश आपसे। एक जगह से चुनाव लड़के दिखा देते मोदी जी, हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही निर्णय होगा आप लोगों को पता चलेगा। आपका दूसरा सवाल से मैं बिल्कुल असहमत हूं। मुझे लगता है धुरंधर चुनावी दौरे प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी सब लोग कर रहे हैं। जहां हम लोगों को जाने का बोला जाता है हम लोग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव है। ये बीजेपी बनाम इंडिया का चुनाव है। ये इस देश की जनता ने लड़ने की ठान ली है। आज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, लोग बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, गुर्बत की बात करते हुए नजर आते हैं। आपको बीजेपी का कोई भी नेता इस बारे में बात करते हुए नजर आता है? मतलब 10 साल सत्ता चलाने के बाद, 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर आपको 2002 की ही स्क्रिप्ट पढ़नी थी तो बेवजह आपको इस देश ने चुना। कुछ तो 10 सालों में सीखा होता, किया होता मोदी जी ने। मैडम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जातिगत जनगणना करा करके राहुल गांधी सबको अपना अपना हक देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनका कहना यह है कि ऐसी चीज करके राहुल गांधी लोगों को जात, धर्म और मजहब में बांटते हैं। आप ही के सवाल पर मैं एक दूसरा प्रत्युत्तर सवाल कर लेती हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना के खिलाफ है? क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सदन में खुलकर बोला है कि वो इसका समर्थन करते हैं। चुनावी रैली में मोदी जी एक बात करते हैं, चुनावी रैली से परे दूसरी बात करते हैं। मोदी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे शक है कि उम्र का तकाजा तो है ही, बहुत थके हुए, हारे हुए और मानसिक रूप से परेशान दिख रहे हैं। हर व्यक्ति हार नहीं झेल पाता है। मोदी जी को आगामी हार दिख रही है और उसके चलते संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मोदी जी इस देश के सामने 2 टूक हां या ना में बताएं कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ में हैं या उसका फेवर करते हैं। मोदी जी बात कहते थे, अभी तक कहते नहीं थकते थे कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने आप ओबीसी बन गए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पिछड़े वर्ग से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना। जब ओबीसी के हक की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं इस देश में कोई जाति नहीं है। तो आपका कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा ना। अगर आप ओबीसी हैं तो दूसरे ओबीसी को भी मिलने दीजिए आरक्षण। आप कहते हैं इस देश में 2 ही जातियां, अमीर और गरीब, ये भी अच्छी बात है। गरीबों के लिए आपने क्या किया? इस देश में जब कोविड आया तो दवाइयों और इंजेक्शन के लिए और ऑक्सीजन के लिए दर कौन भटका? गरीब भटका, मध्यम वर्ग भटका, निम्न मध्यम वर्ग भटका। इस देश में जब मजदूरों को पैदल चिलचिलाती धूप में फफोले और छाले लिए चलाया गया तो कौन चला? गरीब चला। इस देश में 5 किलो राशन भरने का जो आप दम भरते गरीब को दे रहे हैं ना। इस देश के जो करोड़ों युवा भटक रहे नौकरियों के लिए, आवाज उठाते, जिनको आप लाठियों से मारते, वो गरीब है ना, वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं ना। जो मां एक रोटी रात की कम खाती है कि बाबू पड़ जाए, वो गरीब है ना। क्या किया आपने गरीबों के लिए? आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 20%, और ये आपका आंकड़ा है, आपके नीति आयोग का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। जिस नीति आयोग की फर्जी रिपोर्ट से आप कहते हैं आपने गरीबी खत्म की है, उसी रिपोर्ट का यह आंकड़ा है कि 20% इस देश की आबादी, 20% इस देश की आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रही है। जिस गरीब की आप बात करते हैं उस गरीब के आटा, दही, दवाई, पढ़ाई पर जीएसटी आपने लगाया।
जिस गरीब की आप बात करते हैं, सबसे गरीब 50% आबादी से 64% जीएसटी आप वसूलते हैं। क्या बात करते हैं? किस गरीब के सगे हैं मोदी जी? मोदी जी पूंजीपतियों के, अमीरों के सगे हैं, उनकी सरकार चलाते हैं, उनके लिए नीतियां और कानून बनाते हैं। You look like an educated man. Let me ask you a counter question. Who are minorities in this country? Do we have to define minorities, or does the Constitution of India defines minorities? The Constitution of India clearly states there are minorities like Christians, there are minorities like Sikhs, there are minorities like Jains, there are minorities like Parsis, like Sindhis, multiple other communities. Why should you believe only Muslims are minorities? Even the Maulana Azad scholarship that we speak about, you will be surprised to know that more than 50% of that scholarship goes to non-Muslims, almost 70%. So what sort of a stupid argument does the BJP raise when they say Muslims? आपने करा सर्च, बहुत अच्छा किया। आपको मुस्लिम्स ही क्यों माइनॉरिटी नजर आते हैं? आपको पारसी माइनॉरिटी क्यों नहीं नजर आता? आपको सिख माइनॉरिटी क्यों नहीं नजर आता? आपको सिंधी माइनॉरिटी क्यों नहीं नजर आता? कितने सिंधी आज हमारे पार्लियामेंट में? कितने सिंधियों को टिकट दिया है बीजेपी ने? मैं पूछना चाहती हूं, असलियत यह है कि आप इस देश को एक रंग, एक भाषा, एक भूषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन यह संविधान जो इस देश का सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट है, ये मुझे और आपको आजादी देता है कि आप अपनी भाषा बोलिए, मैं अपनी भाषा बोलूं, आप अपने तरह से जिंदगी जिए, मैं अपने तरह से जिंदगी जीऊं, आप जिससे शादी करना चाहिए वो करिए, मैं अपने मर्जी से करूं। ये संविधान मुझे आजादी देता है। ये कौन होते हैं आजादी छीनने वाले? इनके लोगों ने बार 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 बोलकर सच सामने कर दिया, और वो सच इतना भयावह है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, और उसी के चलते ये हारेंगे, क्योंकि ये देश सब कुछ सहेगा, ये अपने हक का हनन नहीं सहेगा। भाई साहब आप पूछ लीजिए एक प्रश्न। No, I think I have very specifically satisfied the common general voters. When you say economic and social caste census, that includes the poor, that includes the EWS, that includes the so-called upper caste, which is actually a minority, but they should also be included. One should know how many poor from the so-called upper caste are. मैं ठाकुर हूं, आप हो सकता है ब्राह्मण हो, हमारे वर्गों में हो सकता है बहुत गरीब हो, जिनको कोई भी फायदा न मिल रहा हो सरकारी योजनाओं का, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये कैसे पता चलेगा? ये हम और आप बैठ के प्रेस वार्ता में या मोदी जी अपने राजस्थान के फर्जी भाषण में पता करेंगे? ये तो जब आप एक्सरे करिएगा, जब जातिगत जनगणना करिएगा तो पता चलेगा। और आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना की पैरवी तो खुद नरेंद्र मोदी कर रहे थे, अब चुनावी रैली में उसका विरोध कर रहे हैं। तो गरीब देख रहा है, गरीब देख रहा है कि कौन हमारी बात कर रहा है, और गरीब हर वर्ग का, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो या सामान्य वर्ग का, वो देख रहा है कि कौन हमारी पैरवी कर रहा है और कौन उसकी खिलाफत कर रहा है, कौन उसकी मुखालफत कर रहा है। जी, अगर मैं 29 में से 29 कहूं तो आप कहेंगे अतिशयोक्ति होगी। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप उत्साह से लड़ते हैं। हमारा ऐसा मैनिफेस्टो है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। हमारा मैनिफेस्टो शायद इतना अच्छा है कि मोदी जी उससे ध्यान ही नहीं हटा पा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जिस तरह मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पहले फेज ने एक खाका बनाया है, उससे ये पूरी तरह से साफ है कि साउथ में बीजेपी साफ है और नॉर्थ में बीजेपी हाफ है। तो ऐसा होने पर ही ये भाषा आपको सुनाई दे रही है, जिस भाषा को सुनकर मुझे पता है आप भी स्तब्ध रह गए कि इस देश का प्रधानमंत्री ये कैसे बोल सकता है, वो पहले चरण के मतदान के बाद ही क्यों आई। जी मैम। आपने क्योंकि उनका नाम लिया तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूं। मुझे लगता है कि मीडिया उनका एक बयान चलाएगा, दूसरा नहीं चलाएगा। उन्होंने कहा ये मेरी राय है। डॉक्टर सैम पिट्रोडा ने क्लियरली कहा ये मेरी राय है, और कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जयराम रमेश जी ने, हमारे सारे नेतृत्व ने कहा ये उनकी राय है, कांग्रेस पार्टी की राय नहीं।
ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसमें देख लीजिए ऐसा कहीं कुछ है। 55 साल में हमने तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया, हमने 1985 में एस्टेट टैक्स खत्म किया। और एक असलियत यह है कि इनहेरिटेंस टैक्स और एस्टेट टैक्स की बात तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करी। 2014 में इनके वित्तीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने 20 मिनट की स्पीच दी और उसकी पैरवी करी। 2017 में इनके बजट में उसकी चर्चा हुई। 2018 और 19 में इन्हीं के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, विदेशों में लगता है, उससे यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स को बड़े एंडाउमेंट आते हैं, उसकी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो आपके लोग उसकी पैरवी करें। आपके लोगों ने जो फेक न्यूज के सरगना अमित मालविया है, उनके जैसे लोगों ने उसको ट्वीट करके कहा बहुत अच्छा है। जब हम लोगों ने दिखाया कि भैया आप ही ये बात करें तो वो ट्वीट डिलीट हो जाता है, वो है उसके साक्ष्य। तो आपके लोग ये बात करते हैं। हमने इस देश को बेहतर आप भी जानती हैं, आपको नहीं पता कि उन लोग ये बात कर रहे हैं। तो मैंने सैम पिट्रोडा के प्रश्न पर पहले आपका जवाब देना जरूरी समझा। आपने उनका नाम लिया, उसका जवाब सुन लीजिए। उसका जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर किया, हमने ये नहीं किया। हम लेकिन डंके की चोट पर यह कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ करेंगे। और अगर आपको आपत्ति है तो आइए मैदान में और करिए हमसे बहस कि क्या गरीबों के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी ने इस देश को नारा दिया गरीबी हटाओ। इंदिरा जी की पार्टी का विभाजन हुआ क्योंकि वो गरीबों के लिए उठ खड़ी हुई थी। तो इंदिरा जी की बात करना भाजपा को सूट करता है, मुझे लगता है आपके जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारों को नहीं करता है। देश के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, देश में आजादी के बाद के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। 2024 के भारत में अगर आपके प्रदेश में एक आदिवासी के सिर पर एक भाजपा का नेता पेशाब कर सकता है तो जरूरी है कि उनको सशक्त बनाया जाए। एकाएक भोपाल क्यों आ गए? कोई रैली वाली थी? क्यों रात में एकदम से क्यों आ गए भोपाल? पता किया आप लोगों ने? अभी आ रही हूँ आपसे, पहले एक सवाल ले लो आपसे भी, यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। 4:45 की फ्लाइट है। चलिए, मैं वो पन्ना दिखाना चाह रही हूं आपको। आप हमारे हिंदी के घोषणा पत्र के 7 और 8 नंबर पे चले जाइएगा और उसमें हमने पॉइंट नंबर 8 में लिखा है, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। हम तो पर्सनल लॉ में संशोधन की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल लॉ को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने की बात कर रहे हैं। अमित शाह को चश्मे का नंबर बदलवा देना चाहिए। या तो वो हमारा गलत मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, या अपने आका की तरह झूठ बोल रहे हैं, या चश्मे का नंबर बदलवा देना चाहिए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये सब आरएसएस के वो शोधकर्ता हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, अपने बारे में एक सच नहीं बोल सकते। मैंने पर्सनल लॉ बोर्ड पर जो आपने पर्सनल लॉ की बात करी, उनकी कलई यहां पर खोली है, पूछिएगा सवाल उनसे। प्रश्न नंबर 8 पर पॉइंट नंबर 8 पूछ के चश्मे का नंबर अगर ना बदलवाना हो तो आगे से ये बात ना करें। जी, आप पूछ रहे थे सवाल। चलिए, आपने ये तो माना कि अचानक आए। वोटिंग परसेंटेज डाउन होने के मायने क्या होते हैं, यह अमित शाह अच्छी तरह से समझते हैं। और वोटिंग परसेंटेज 1 या 2% नहीं, 5-5, 6-6%, कहीं पर 12-12, 15-15% डाउन हुआ है, कहीं 18-18% तक मध्य प्रदेश में डाउन हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उदासीनता है इस सरकार को लेकर, इनके कामों को लेकर, लोग इनसे विमुख हैं। यह अमित शाह अच्छी तरह से समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जब जब वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है तब तब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा क्षति होती है, चाहे वो 2004 हो या 2009 हो या जो असेंबली इलेक्शंस थे वो। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। 13 राज्यों में भाजपा अपना जनाधार खो रही है, ये एक बड़े प्रबुद्ध सेफोलॉजिस्ट का कहना था। यह अलग बात है कि प्रेशर में आके उनको अपना वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा,
लेकिन सत्य यही है और ये सत्य नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह बखूबी जानते हैं। मैं बहुत खुश हूं ये सुन के, सच में मैं बहुत आनंदित हूं। और एक बात आप लोगों से कहना चाहती थी, अच्छा वो आपने याद दिला दी। 2 हफ्ते पहले तक मोदी जी क्या कह रहे थे? 400 पार, 400 पार। 2 हफ्ते बाद उनको कहना पड़ रहा है इनको वोट मत देना, नहीं तो ये हो जाएगा। मतलब मान रहे हैं कि हम आने वाले हैं, लोगों को हमें वोट देने से रोक रहे हैं। अरे आप तो 400 पार कर रहे थे, आपको क्या चिंता है कि अगर लोग वोट दे देंगे हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, ये उसका प्रभाव है। ये प्रभाव इस बात का है कि 400 पार का जो आपने फर्जी नारा दिया, उससे ये देश आशंकित हुआ। देश को लगा आपके लोगों की बात सुन के, चाहे वो लल्लू सिंह हो या अनंत हेगड़े हो या ज्योति मिर्धा हो या तमाम वो लोग जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी, लोग आशंकित हो गए। और नरेंद्र मोदी जी के पैर के नीचे से ऐसी जमीन खिसकी कि 400 पार का नारा देने वाले लोगों को बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट न देना, कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। तो चलो कहीं ये स्वीकृति है कि कांग्रेस आने वाली है, अच्छी बात है। अमित शाह भोपाल क्यों आए ये मैं कैसे स्पष्ट कर सकती हूँ? मैं उनकी विरोधी पार्टी की हूँ, मैं स्पष्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपके जैसे खोजी और प्रबुद्ध पत्रकार, इसके बारे में जरूर आपको पता लगाना चाहिए कि गृह मंत्री, आपको लगता है राजगढ़ जाने के लिए उनको यहाँ पे रात को रुकने की जरूरत थी? अरे गृह मंत्री है देश के, किसको पुगालते हुए रखते हैं? स्पेशल हेलीकॉप्टर से चलते हैं, स्पेशल हवाई जहाज है, जहां जाना चाहे जिस समय जाना चाहे बिना पलक झपकाए चले जाएंगे। उन लोगों को तो आधों से एटीसी की जरूरत भी नहीं है। ताज होटल में रुके हैं, रातों रात आए हैं, पता नहीं किससे मीटिंग कर रहे हैं, क्या लेकर आए। ये खोजी पत्रकारिता तो आप लोग करके बताइएगा ना। क्या नहीं, अमित शाह जी बंगाल भी गए थे, अमित शाह जी मिजोरम भी गए थे, 21 सीटें बोल रहे थे, 1 आई थी। अमित शाह तेलंगाना भी गए थे, 2/3 बहुमत बता रहे थे, डिब्बा गोल हो गया। अमित शाह कर्नाटका भी गए थे, कह रहे थे 136 आने वाली है, कितनी आई थी? तो अमित शाह जी जहां जाते हैं ऐसा माहौल आप लोग बना देते हैं कि अमित शाह जी आए थे तो ये होता। अमित शाह जी बहुत जगह गए जहां पर नीलबटा सन्नाटा रिजल्ट रहा है? अब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अर्धरात्रि में आते ही आप लोगों को पता लगाना चाहिए। चलिए खैर, बहुत धन्यवाद आप लोगों का।